अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट? ठीक है, उम्मीद है आप ठीक होंगे और खूब पढ़ रहे होंगे, रमज़ान मुबारक को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिस्ट्री ऑफ द वाटर पोल्यूशन, और सिंपल वाटर पोल्यूशन भी इसको कहते हैं। सो व्हाट इज़ द वाटर पोल्यूशन, इसके ऊपर हमें बात करनी है। मैंने यहाँ पर दो पिक्चर्स शेयर की हैं, ये देखें। एक ये पिक्चर है आपके पास जो कि विदाउट पोल्यूशन के वाटर है, जो कि फ्रेश वाटर जिसको हम कहते हैं, और एक ये वाटर है जो पोल्यूटेड वाटर है। अब इस पोल्यूटेड वाटर में अगर आप देखें तो बहुत क्लियर आपको नज़र आ रहा है, ये जो वेस्ट वाटर पाइप है घरों के, डोमेस्टिक यूजेस के, इंडस्ट्रीज़ के, वो सारे इसमें अपनी पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। जो ये इंडस्ट्रीज़ का ये वाला जो पानी यहाँ पर गिर रहा है इस वाटर के अंदर, तो यही इसको पलूट कर रहा है। एक्चुअली वाटर पोल्यूशन है क्या, इस पर हम बात करते हैं, लेकिन इससे पहले यू पीपल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब UO केमिस्ट्री। सॉरी, ओके जी। And now we are going to the next slide, and if we see in next slide, water pollution. What is the water pollution? Pollution is the excess of everything from the a specific level. कोई भी चीज़ जब एक लेवल से, एक स्पेसिफिक लेवल से उसका लेवल इंक्रीज करता है तो वो पोल्यूशन है। ठीक है, जैसे डिफरेंट साल्ट्स जो हैं वो वाटर का पार्ट होते हैं। अगर वो साल्ट उस क्वांटिटी से उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए, जैसे उसमें कैल्शियम होता है, उसके अंदर मैग्नीशियम के ऑक्साइड्स होते हैं, अगर ये वाले कैल्शियम मैग्नीशियम के जो आयंस हैं वाटर में, उसकी जो एक स्पेसिफिक क्वांटिटी वहाँ पर रिक्वायर है उससे ज़्यादा हो जाए तो वही फिर हम उसको पोल्यूशन कहते हैं। इवन के यानी कि अगर उसकी जो एक्चुअल कंसंट्रेशन है वाटर की, वो कंसंट्रेशन अगर डिस्टर्ब हो तो वो क्या है? पोल्यूशन है। वो क्या है वाटर के अंदर बेटा जी? पोल्यूशन है। तो हम यहाँ पर क्या डिस्कस करेंगे वाटर पोल्यूशन में? हमने तीन चीज़ें बेसिकली डिस्कस करनी है। नंबर वन जो हमें डिस्कस करना है वो है टाइप्स ऑफ द वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन कितनी टाइप्स की होती हैं। नंबर टू के ऊपर जो हमें डिस्कस करना है वो है सोर्सेज ऑफ द वाटर पोल्यूशन, कि वाटर पोल्यूशन के कौन कौन से सोर्सेज हैं जो उसको पोल्यूट कर रहे हैं, और फर्दर इसमें जो इंक्रीमेंट लग रहे हैं वो इन्हीं सोर्सेज की वजह से। जो वाटर पहले अगर वो 20% पोल्यूट था और अब वो 20 की बजाय अगर 40% पोल्यूट हो गया, तो उसमें सोर्सेज का भी इंक्रीमेंट हुए हैं, उसमें सोर्सेज भी इंक्रीज हुए हैं। एंड नंबर थ्री, इफ़ेक्ट्स ऑफ दिस ऑन द इन्वायरमेंट, इसका इन्वायरमेंट के ऊपर इफ़ेक्ट क्या होता है। तो हमें ये वाटर पोल्यूशन में तीन चीज़ें डिस्कस करनी है: टाइप्स, सोर्सेज एंड इफ़ेक्ट्स। And if we see overall the universe, our universe is contains 70% of the water. हमारी जो यूनिवर्स है उसमें 70% ऑफ द वाटर है। मैं एक ओवरव्यू आपको वाटर का बताता हूँ। ठीक है, 70% उसमें वाटर है, और उसका जो 70% वाटर है उसमें 97% जो है वो ओशंस हैं। ठीक है, 97%। टोटल जो 100% यूनिवर्स है उसमें मोर देन 70% क्या है? वाटर है। और उस वाटर में से जो 97% है वो कौन सा वाटर है? जो ओशंस का वाटर है। फिर उसमें रह जाती हैं 3%, और ये 3% में आगे फर्दर फिर डिवीजन है 2% और 1%। ठीक है, और ये 2% और 1%, इनमें से 2% होते हैं लेक्स, ग्लेशियर, रिवर्स। 2% वाटर इसमें होता है, और जो अंडरग्राउंड वाटर होता है जिसको हम फ्रेश वाटर कहते हैं वो जस्ट 1% होता है, जस्ट ओनली 1%। और ये जो 1% वाटर है इसी को ही हम यूज़ करें। आप देखें कि कैसा एक निज़ाम कुदरत है कि 70% ओवरऑल वाटर, और उसमें फिर 97% तो ओशंस का निकल गया, और उस 97% में से
रिमेनिंग जो 3% से, उस 3% में से भी चलें हमारे पास ये रिवर का, ग्लेशियर्स का, लेक्स का ये यूज़ तो होता है, लेकिन जो डायरेक्ट हम ज़मीन से लेते हैं पानी, वो जस्ट 1% है। तो जो अंडरग्राउंड वाटर है वो जस्ट ओनली 1% है। अब ये जो इसका 1% है, इसका 1% में से जो 69% होता है दैट आर यूज्ड इन द एग्रीकल्चर, वो तो एग्रीकल्चर्स की जो है वहाँ पे यूज़ हो जाता है डिफरेंट क्रॉप्स की प्रिपरेशन के लिए, एनिमल्स के लिए, इनके लिए 69% ये फ्रेश वाटर यूज़ होता है जिसको हम अंडरग्राउंड वाटर कह रहे हैं। और फिर 23% यूज्ड इन द इंडस्ट्रीज़। डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो 23% वाटर, ये जो फ्रेश वाटर है उसको यूज़ करती हैं। और 8% जो वाटर है ये डोमेस्टिक लेवल के ऊपर यूज़ होता है, जो घरों में हम यूज़ करते हैं वाटर डिफरेंट पर्पसेस के लिए, वो जस्ट 8% होता है। तो ये एक ओवरऑल आपके पास मैंने व्यू दिया आपको वाटर का, कि वाटर की क्या इंपॉर्टेंस है। आप देखें कि ये जो जस्ट 1% है, इसका अल्लाह ताला ने इतना कारामद किया है, और इससे हमारा ये सब कुछ इंडस्ट्रीज़, एग्रीकल्चर्स, हमारे घरों के सारे निज़ाम, ये सब कुछ ये 1% ही चला रहा है। नेक्स्ट, World Water Council published its report on the water quality. According to this council, Pakistan got 80th position out of the 120 countries. तो इन्होंने 120 कंट्रीज़ जो हैं उनका एक आपस में क्वालिटी, वाटर क्वालिटी चेक की, और उसमें जो पाकिस्तान का नंबर है वो 80वां नंबर है। ठीक है, 80th पोजीशन है। और ये एक डेंजरस सिचुएशन है कि आपकी जो वाटर क्वालिटी है वो कहाँ पे खड़ी हुई है। पाकिस्तान काउंसिल ऑफ द रिसर्च इन वाटर रिसोर्सेज, PCRWR इसको कहते हैं, जो पाकिस्तान की काउंसिल है रिसर्च वाटर के हिसाब से। तो इसने भी अपनी जो रिपोर्ट है वो 2018 मई में दी थी। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट के टिल 2025 यानी कि 2025 तक नो क्लीन वाटर इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में कोई क्लीन वाटर नहीं होगा। और आजकल भी आप देखें कि ये जो डिफरेंट डिजीज़ हैं, उन डिजीज़ में जो मेन रोल है वो किसका है, जो मेन डिजीज़ हैं वो वाटर की पोल्यूशन का है, जो हम पोल्यूटेड वाटर लेते हैं। यानी कि ये हमारी जो ओवरऑल पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन का कितने % जस्ट हम यूज़ करते हैं, ये भी हमें देखें कि तकरीबन जो 80% पॉपुलेशन है वो इसी तरीके का ही वाटर जो है वो यूज़ करते हैं। और इसकी जो पोल्यूशन है उसमें जो मेन रोल है, जो कि एक हैवी मेटल है आर्सेनिक, उस आर्सेनिक का रोल जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है पाकिस्तान के वाटर में। आर्सेनिक इज़ ए नेचुरल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड इज़ वाइडली distributed throughout the environment in the air, water and land। ठीक है, तो ये वाटर में, एयर में ये पेट्रोल से भी ये रिलीज़ होती है। इट इज़ हाईली टॉक्सिक इन इट्स इनऑर्गेनिक फॉर्म। जब यानी कि इस आर्सेनिक का कोई भी साल्ट बनता है तो वो साल्ट जो है वो हाईली पॉइजन होता है, बहुत ही डेंजरस होता है। पीपल्स आर एक्सपोज टू elevated level of the inorganic arsenic through drinking contaminated water, using the contaminated water in food preparation। अब ये जो contaminated water है वो यूज़ होता है कहाँ पर, food preparation and irrigation of the food crops में भी यही वाटर। और फिर आपको पता है कि ये जो क्रॉप्स होती हैं ये इन मेटल्स को अपने अंदर अकोमोडेट कर लेती हैं, जब ये उनका पार्ट बनता है क्रॉप्स का, और वही क्रॉप्स जो है वो फिर डिफरेंट ह्यूमन बीइंग्स खाते हैं, एनिमल्स खाते हैं, वो एनिमल्स का पार्ट बनता है या ह्यूमन बीइंग का पार्ट बनता है। और इवन के इंडस्ट्रियल प्रोसेस में भी पोल्यूटेड वाटर, अब इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो हमारे लिए डिफरेंट प्रिपरेशन कर रही हैं डिफरेंट टाइप की। इवन के जो अभी मिल्क पैकिंग है उसमें भी वाटर तो यूज़ होता है, अगर उसकी जो पैकिंग है उसके में जो मटेरियल यूज़ होता है वहाँ पर आर्सेनिक पोल्यूटेड वाटर यूज़ किया जाए तो वो आर्सेनिक उसका पार्ट बन जाएगा। ठीक है, इट कंटामिनेटेड फूड एंड स्मोकिंग
टोबैको। ये स्मोकिंग टोबैको जो है ये भी एक बहुत बड़ा इस अपना इसका रोल है इसके अंदर। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू इनऑर्गेनिक आर्सेनिक मेनली थ्रू ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड। ड्रिंकिंग वाटर और फूड के ज़रिए जो हो, यानी कि हम डायरेक्ट इनहेल करते हैं ड्रिंकिंग वाटर में भी और फूड में भी, ये इसका लॉन्ग टर्म एक्सपोजर होता है और इनकी जो कंसंट्रेशन है वो भी इसमें ज़्यादा चली जाती है। कैन लीड टू द क्रॉनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग, स्किन लीजॉइन एंड स्किन कैंसर आर द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक इफेक्ट। और ये स्किन से रिलेटेड डिफरेंट जो डिजीज़ हैं उनको इफ़ेक्ट करता है। इसका जो पॉइजनिंग इफ़ेक्ट है, इवन के ये कैंसर भी क्रिएट कर देता है। Now we come in the next water. What is the water pollution? Water pollution occur when harmful substances, often chemical or microorganism, contaminate a stream, river, lake, ocean, aquifer or other body of the water, degrading water quality and rendering it toxic to the human or environment. Different type के जो केमिकल्स हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि कंटेमिनेट करते हैं। अब कंटेमिनेट उनका क्या है, डिग्रेडिंग वाटर क्वालिटी, वो वाटर क्वालिटी को डिग्रेड करते हैं। अब ये जो डिग्रेडिंग है वाटर क्वालिटी की, देखें ये उस जो एक स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन है डिफरेंट केमिकल्स की बॉडी के लिए, डिफरेंट सॉल्ट्स की, अगर वो उस सॉल्ट से उससे ज़्यादा हो जाती है तो फिर ये बॉडी जो है उसको उसके लिए ये हार्मफुल हो जाएगा और जो हार्मफुल हो जाएगा वो ही पोल्यूटेड कंसीडर होगा। What are the cause of the water pollution? Different causes of the water pollution. And first cause, water is uniquely variable to the pollution known sorry ये यूनिवर्सलेबल था, इधर इसके स्पेलिंग जो थे ये आप ठीक कर लीजिएगा। यूनिवर्सलेबल, यूनिकली यूजेबल टू पोल्यूशन नोन एज द यूनिवर्सल सॉल्ट, यानी कि वाटर की जो एक बेसिक है उसकी एक टाइप, उसको कहते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट मीन कि ये बहुत से सॉलिड हैं जिनको अपने में सॉल्व कर लेता है, बहुत से लिक्विड हैं जिनको अपने में सॉल्व कर लेता है। सो इसकी जो एक ये सॉल्वेशन प्रॉपर्टी है वो बाकी जितने भी सॉल्वेंट हैं उनसे ज़्यादा है। सो दैट्स वाई इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये सॉलिड, लिक्विड और डिफरेंट टाइप की इवन के जो गैसेस हैं उनको भी अपने अंदर सॉल्व कर लेता है। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। द नेक्स्ट, वाटर इज एबल टू डिजोल्व मोर सब्सटेंस देन एनी अदर लिक्विड ऑन द अर्थ, सो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो वी कैन सेड आल्सो वाटर इज एबल टू डिजोल्व मोर सब्सटेंसेस देन एनी अदर लिक्विड ऑन द अर्थ, सो दैट्स वाई वाटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो इस तरीके से भी हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इट इज़ आल्सो वाई वाटर इज़ सो ईजली पोल्यूटेड। सो इसकी ये जो रीज़न है यूनिवर्सल सॉल्वेंट होने की, इसलिए ये बहुत आसानी से पोल्यूट भी हो जाता है, बहुत ईजली ये पोल्यूट हो जाता है। ओके, एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम द फार्म, टाउन्स एंड फैक्ट्रीज रेडिली डिसॉल्व into and mix with it causing water pollution। अब जो डिफरेंट टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज से, टाउन से, फार्म से रिलीज होते हैं, वो इसकी सॉल्वेशन प्रॉपर्टी की वजह से वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, वाटर का पार्ट बन जाते हैं और इसी को ही हम फिर कहते हैं कि वाटर पोल्यूट हो गया है। जो मेन रीज़न है, वाटर इज़ द पोलर इन नेचर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्ले मेन रोल इन डिजोल्वेशन प्रॉपर्टी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंटर और इंट्रा मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। ठीक है, और ये मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रा किया है, ये डिफरेंट वाटर के मालिकूल हैं। अगर आप इनको देखें तो ये देखें कि ये जो है सॉलिड लाइन, ये एक ऑक्सीजन, उसके साथ ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, यानी कि ये यहाँ से लेके इधर तक
एक मालिक्यूल, सिमिलरली ये इधर से लेके यहाँ तक ये एक मालिक्यूल, जो सॉलिड लाइनें आपको नज़र आ रही हैं। सिमिलरली ये जो है, सॉरी, ये देखें ये सेकंड मालिक्यूल है, और सिमिलरली आप देख सकते हैं ये थर्ड मालिक्यूल, फोर्थ, और ये फिफ्थ, और ये सिक्स्थ, और ये सेवन्थ। ये टोटल आई थिंक मैंने 7 वाटर के मालिक्यूल यहाँ पर ऐड किए हैं, और ये आप काउंट भी कर सकते हैं। देखें 1 2 3 4 5 6 और 7 मालिक्यूल हैं। और यहाँ पर जो 7 मालिक्यूल तो वो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये जो डॉटेड लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डॉटेड लाइन है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं यहाँ पर, देखिएगा जी, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। अब देखिए कि एक जो वाटर मालिक्यूल है वो जस्ट एक वाटर मालिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, बल्कि वो मोर देन वन जो कंपाउंड है उनके साथ मिलके ये बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, और ये देखें कि ये हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन ने सिर्फ एक फर्दर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाया, बल्कि ये एक से ज़्यादा जो हैं इसने बॉन्ड्स जो हैं उनको बनाया हुआ है। इसी तरह जो एक ऑक्सीजन है वो भी एक से ज़्यादा, ये ऑक्सीजन एक है, इसने 1 2 3, और इसी की तरह अगर जब नीचे भी इसके मालिक्यूल होंगे तो उनके साथ भी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। इसी तरह ये हाइड्रोजन है, आप देखें कि ये इसने यहाँ पर बॉन्ड बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये इसी तरीके से डिफरेंट बॉन्डिंग सिचुएशन इसमें होती है। अब जो भी इसमें इम्प्योरिटी आएगी, जो पोलर नेचर की स्पेशली इम्प्योरिटी होगी, वो इसमें यहाँ पर डिज़ोल्व हो जाएगी। जो पोलर होगी वो इसके साथ, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें वाफर है, एक्सेस में है, वो इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। नंबर 2, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, जो साल्ट आएंगे वो भी इस यहाँ पर आके ये उनको डिसोसिएट करवा देंगे, और यहाँ पर क्योंकि ये पार्शियल चार्जेस हैं, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो डिफरेंट जो साल्ट्स हैं वो भी इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएंगे, वो भी इसका पार्ट बन जाएंगे। ठीक है, यानी कि जो एक मालिक्यूल होगा किसी भी साल्ट का, उसको नंबर ऑफ द वाटर मालिक्यूल सराउंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये एक वाटर की क्वालिटी है, इसी वजह से वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ द वाटर पोल्यूशन टाइप्स, सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स। ठीक है, और दूसरी टाइप उसकी होगी डिज़ोल्व्ड पार्टिकल। यानी कि वाटर की जो पॉल्यूशन है, एक तो ये है कि सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे, वो हमें नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, कि वाटर का जो गदलापन है वाटर में, अगर जस्ट लाइक दिस, कि अगर हम वाटर में कोई सैंड जो है उसको डिज़ोल्व करें तो वो उसमें सस्पेंड करेगी, उसके पार्टिकल उसमें सस्पेंड करेंगे, तो उसको हम कहते हैं सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल। और कुछ ऐसे हैं जो उसमें डिज़ोल्व हो जाते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड जब आप वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो कंप्लीट उसमें डिज़ोल्व हो जाता है, वहाँ पर उसके कोई सस्पेंडेड पार्टिकल्स नहीं बनते। ठीक है, और ये जो फिर सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं आगे, फिर ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं नॉन फिल्टरेबल, इसको हम फिल्टर नहीं कर सकते, यानी कि जो पानी के अंदर गदलापन है, जो सस्पेंडेड पार्टिकल हैं, वो उसी के साथ ही यहाँ पर सच एग्जिस्ट करेंगे। और नंबर 2 ऐसे होंगे जिनको हम फिल्टर कर सकते हैं, जिनको हम फिल्टरेबल कहते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के फिल्टर्स यूज़ होते हैं, वो इन सस्पेंडेड पार्टिकल को रिमूव करते हैं। सस्पेंडेड पार्टिकल यहाँ से रिमूव होके हमारे पास वाटर जो है वो प्योर हो जाता है। लेकिन जो नॉन फिल्टरेबल सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, ये क्यों नहीं होते सेपरेट? उसकी वजह ये है, इट्स नेचर इज़ क्लस्टर टाइप। ये क्यों सेपरेट नहीं होते? ये एक पूरे का पूरा एक बड़ा क्लस्टर होता है, ये सिंपल एक पार्टिकल नहीं होता। अगर ये सिंपल पार्टिकल हो तो ये उससे सेपरेट हो जाए। ठीक है, फॉर दिस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, इसके लिए जो हम टेक्निक यूज़ करते हैं वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक्निक होती है, टू प्रोड्यूस, वो इसके लिए यूज़ करते हैं। और ये वाला जो नॉन फिल्टरेबल सस्पेंडेड सॉलिड जिसके अंदर होते हैं, ये टिंडाल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। व्हाट इज़ द टिंडाल इफेक्ट? यानी कि वाटर, उस वाटर के ऊपर अगर आप लाइट को फॉल करें
तो वो लाइट जो है उसमें स्कैटर्ड हो जाती है, डिफरेंट डायरेक्शन में उसकी रेज जो हैं वो स्प्रेड हो जाती हैं। ये जो वाटर्स के ऊपर जब लाइट फॉल करे और वो वाटर उसकी लाइट की डिफरेंट डायरेक्शन में उस लाइट की वेव्स को स्प्रेड कर दे, इस इफ़ेक्ट को टिंडाल इफ़ेक्ट कहते हैं। तो ये जो सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जिसमें क्लस्टर्स होते हैं, ये क्लस्टर टिंडाल इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है जी डिज़ोल्व्ड पार्टिकल, और ये जो डिज़ोल्व्ड पार्टिकल हैं उसमें एक होते हैं ऑर्गेनिक, दूसरी होती हैं इनऑर्गेनिक। ठीक है, डिज़ोल्व्ड में दो टाइप के होंगे, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक पार्टिकल if they are present in the water they will cause the death of the aquatic life, algae, fungi, different types की जो aquatic स्पीशीज़ होती हैं उनकी डेथ हो जाती है ऑर्गेनिक पार्टिकल्स की वजह से। ठीक है, और इसमें जो मेन अपना रोल प्ले करती हैं वो होती हैं इंडस्ट्रीज़। इसी तरह डोमेस्टिक पर्पस के लिए जो वाटर यूज़ किया जाता है वो भी इसके लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट हुए इनऑर्गेनिक। अब डोमेस्टिक में आपको पता है, मैं ज़रा इसको एक्सप्लेन करूं, डोमेस्टिक में भी आपको पता है जो हमारे पास सोप और डिटर्जेंट होते हैं ये बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं इसमें इसकी पोल्यूशन में। इनऑर्गेनिक increase the concentration of the salt from the specific level may cause the hardness of the water, यानी कि एक स्पेसिफिक लेवल का साल्ट जो है वो एक्सेप्टेबल है वाटर के अंदर, लेकिन अगर वो उसकी कंसंट्रेशन, जैसे मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में भी बताया कि उसकी कंसंट्रेशन उसकी एक्चुअल कंसंट्रेशन से ज़्यादा हो जाएगी तो वो हार्मफुल होगा। और अगर जब वो हार्मफुल होता है तो इसको हम कहते हैं कि वाटर के अंदर हार्डनेस आ गई है। और हार्डनेस जो मेनली इफ़ेक्ट होती है वो होती है ड्यू टू मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। और स्पेसिफिक टाइप ऑफ द साल्ट इज़ फेवरेबल, जस्ट लाइक जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि क्लोरीन का साल्ट विद सोडियम इज़ फेवरेबल, लेकिन क्लोरीन का साल्ट विद मैग्नीशियम इज़ डिसफेवरेबल, इज़ डेंजरस। ठीक है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड हमारी बॉडी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, सो इट इज़ दी हार्मफुल। इसी तरह जो सोडियम क्लोराइड है वो फेवरेबल है, तो देखें वही है तो वही क्लोरीन, लेकिन आगे उसकी किस फॉर्म में उसका साल्ट एग्जिस्ट करता है ये जो है उसकी ये इफ़ेक्ट करेगी इस चीज़ के ऊपर कि उसकी स्पेसिफिसिटी उसकी किसके साथ है। और जो हार्डनेस ऑफ द वाटर है वो उसमें जो मेन रोल होता है वो दो मेटल्स होती हैं, मैग्नीशियम और कैल्शियम। नेक्स्ट, सोर्सेज ऑफ द वाटर पोल्यूशन। देयर आर द 4 मेजर सोर्सेज, इसके अलावा भी बहुत से सोर्सेज तो हैं लेकिन जो मेजर हैं वो ये 4 सोर्सेज हैं। नंबर 1 इंडस्ट्रीज, नंबर 2 डोमेस्टिक, नंबर 3 एग्रीकल्चर एंड नंबर 4 थर्मल पोल्यूशन। दीज आर द 4 मेजर सोर्सेज ऑफ द वाटर पोल्यूशन। तो कौन कौन सी जो इंडस्ट्रीज हैं वो इसमें अपना रोल प्ले करती हैं इसके सोर्सेज में। नंबर 1 पेपर इंडस्ट्री। अब पेपर इंडस्ट्री में जो इसका पल्प होता है, बहुत सी हैवी मेटल्स उस पेपर इंडस्ट्री में यूज़ हो रही होती है जो वहाँ से रिलीज़ होती हैं। मेटलर्जिकल, स्टील इंडस्ट्रीज़ जो है ये सारी की सारी इसमें भी डिफरेंट टाइप की जो हैवी मेटल्स हैं वो रिलीज़ होती हैं यहाँ से और वो वाटर का पार्ट बनती हैं। ठीक है। नंबर 3 फर्टिलाइज़र, और फर्टिलाइज़र में आपको पता है डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिक कंपोनेंट जो हैं वो यूज़ होते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्पेशली उसकी जो है कपड़े की रंग देने के लिए, उसको रंग करने के लिए जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो वाटर पोल्यूशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है।
Number 5, पेट्रोकेमिकल प्रोड्यूस द नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। इस तरह पेट्रोकेमिकल है, और ये तमाम इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं, ये ऐसे सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करती हैं जो डिग्रेडेबल नहीं होते, और अगर वो डिग्रेडेबल नहीं है, वो वहाँ पर उसका पार्ट ही है, तो वो फिर हमारे लिए बहुत ही डेंजरस होते हैं। और ये जो है डिफरेंट नॉन डिग्रेडेबल जो सब्सटेंसेस इन इंडस्ट्री से रिलीज़ होती हैं, ये प्रोड्यूस कर सकते हैं स्किन कैंसर, ये प्रोड्यूस कर सकती हैं मिनामिता डिजीज़, ये प्रोड्यूस कर सकती हैं लंग्स को, ये इफ़ेक्ट कर सकती हैं, डायरेक्ट किल कर सकती हैं ह्यूमंस को। अब मिनामिता एक बहुत ही डिजीज़ है, ये जापान में एक डिजीज़ जो है, ये मरकरी की वजह से ये डिजीज़ बनी थी। इसका मैं आगे भी जाके आपको बताऊंगा। ये मिनामिता डिजीज़, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो उनकी मौत हो गई थी मिनामिता डिजीज़ की वजह से। ये जापान में ये डिजीज़ आई थी। सोप, डोमेस्टिक लेवल में जो टॉप लेवल के ऊपर है वो सोप होता है। डिफरेंट डिटर्जेंट्स, ऑर्गेनिक फूड, ऑयल, पॉलीथीन, डिफरेंट टाइप की जो पॉलीथीन बैग्स, डिफरेंट, इसके अलावा भी जो हम पॉलीथीन यूज़ करते हैं, टाइल्स, वॉशिंग एसिड्स, ठीक है। और वॉशिंग पाउडर जो है वो एक स्पेसिफिक टाइप के जो इंजाइम होते हैं, जो ये इंजाइम का काम क्या होता है, ये बायोडिग्रेड करते हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस को। इनमें जो वॉशिंग पाउडर होते हैं ये उन इंजाइम को ही किल कर देते हैं। जब ये उन इंजाइम को किल कर देते हैं, ठीक है, तो वो जो इंजाइम है ये एक्वेटिक जो लाइफ है उसके लिए फिर ये डेंजरस है। इंजाइम भी एक्वेटिक लाइफ में एक्वेटिक स्पीशीज़ हैं, ठीक है। तो उनको जब ये किल करेंगे तो फिर क्या होगा कि बायोडिग्रेडेशन नहीं होगी। तो वॉशिंग पाउडर जो है उसमें ये होता है, ये जो इंजाइम किलर्स सब्सटेंसेस, टॉक्सिक सब्सटेंसेस सबसे ज़्यादा वॉशिंग पाउडर में होते हैं। एग्रीकल्चर में जी पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइज़र। पेस्टिसाइड तो हम नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें डिस्कस करेंगे। और ड्यू टू दिस बिल्यू बेबी सिंड्रोम एक डिजीज़ है वो होती है। अब इस डिजीज़ में क्या होता है कि जो डिफरेंट बेबीज़ होते हैं उनका कलर जो है वो ब्लू हो जाता है, उसकी स्किन ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाती है। और एक्चुअली क्या होता है, उनमें डेफिशिएंसी हो जाती है हीमोग्लोबिन की, यानी कि उनमें जो ट्रांसमिशन ऑफ द ऑक्सीजन होती है वो इफ़ेक्टेड हो जाती है। जब ऑक्सीजन उनकी बॉडी में फुल्ली ट्रांसफ़र नहीं होती, उनकी बॉडीज़ को नहीं मिलती, देन ये वाली जो है सिचुएशन होती है जो हम कहते हैं, जब जैसे हमारे पंजाबी में भी कहते हैं कि उसका रंग जो है वो नीला पड़ गया है। तो नीला के मतलब क्या होता है कि उसमें ये स्पेशली बच्चों में ये डिज़ीज़ ज़्यादा होती है, और इस डिज़ीज़ का नाम है बिल्यू बेबी सिंड्रोम। और ये होता क्या है कि एक्चुअली जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो इफ़ेक्ट हो जाती है। जब ऑक्सीजन की सप्लाई इफ़ेक्ट होती है तो फिर जो बॉडी का कलर है वो चेंज हो जाता है। इट इज़ द कंडीशन वेयर द बेबी स्किन टर्न ब्लू। दिस अकर ड्यू टू द decrease amount of the hemoglobins in the body blood. Hemoglobin is the blood protein that is the responsible for carrying the oxygen. ठीक है, तो ऑक्सीजन की जो मेन है सप्लाई वो इफेक्ट हो जाएगी अराउंड द बॉडी एंड डिलीवरिंग इट इज़ द डिफरेंट सेल्स, ठीक है, तो ये डिलीवर नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है जी थर्मल पोल्यूशन। Thermal pollution, sometimes called the thermal increments, is the degradation of the water quality by any process that change the ambient water temperature. जो वाटर का टेम्परेचर है उसको चेंज कर देते हैं। A common cause of the thermal pollution is the use of the water as the coolant by the power plant and industries manufacturers. तो ये वाटर का जो टेम्परेचर है इंक्रीज़ करते हैं, अल्टीमेटली क्या होगा, इवेपोरेशन ज़्यादा होगी। अल्टीमेटली क्या होगा कि जो बॉडी को जो डिफरेंट वहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं उसको ऊपर इफ़ेक्ट करेगा। तो ओवरऑल जो है वो ये इफ़ेक्ट करेगा थर्मल पोल्यूशन भी इसमें।
हाँ, मरकरी। Inhalation of the elemental mercury vapors can cause the neurological and behavioral distorted न्यूरोलॉजिकल और बिहेवियल डिसऑर्डरनेस जो है ये प्रोड्यूस होती है मरकरी की वजह से, जैसे कि ये ट्रीमॉर्स, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, इंसान के अंदर ये डिफरेंट टाइप की सिम्टम्स क्रिएट होती हैं, इंसोमोनिया, ठीक है, मेमोरी लॉस, numerous color change and headache. They can also harm to the kidneys and thyroid. High exposure has also led to the death. यानी कि ये इतना होगा कि इसकी जो डिफरेंट टाइप की इमोशनली इंस्टेबल्ड, जो अगर आजकल हम देखें तो हर बंदा इमोशनली इंस्टेबल है, वो उसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, उसके इमोशंस के अंदर उसमें कंट्रोल नहीं है। और इसी तरह अगर आप देखें तो मेमोरी लॉसेस भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हेडेच कॉमन सी एक चीज़ है, ये सब कुछ ये मरकरी की ये सिम्टम्स होती हैं कि मरकरी जो है वो आपके बॉडी में जा रहा है। सोर्सेज ऑफ द मरकरी, मरकरी के सोर्सेज क्या हैं? सबसे जो बड़ा सोर्सेज होता है वो होता है डेंटल अमलगम। ये जो दांतों की फिलिंग की जाती है ये उसमें मरकरी यूज़ किया जाता है। मरकरी क्या होता है? ये इंतहाई सॉलिड्स पार्टिकल होते हैं, ये सब्सटेंस होता है और ये सॉलिड होने की वजह से इसको डेंटल अमलगम के तौर पे यूज़ किया जाता है। तो ये जो फिलिंग की जाती है टिथ की, उस फिलिंग की में मरकरी यूज़ होता है। अब देखें, अब जब मुंह में दांतों के अंदर वो फिलिंग मरकरी का यूज़ होगा तो अल्टीमेटली वो कुछ ना कुछ उसकी परसेंटेज जो है वो जो मरकरी की है वो हमारे बॉडी का पार्ट बनेगी। तो नंबर 2, इसी तरह जहाँ पर फिर इनकी इस केमिकल की जो डेंटल अमलगम प्रिपेयर किया जाता है उसकी इंडस्ट्री होगी। तो ये जो इंडस्ट्री जो है रिलीज़ करेगी ड्यूरिंग इसकी प्रिपरेशन ऑफ द अमलगम भी, वो जाके हमारी जो रिवर्स हैं उनका पार्ट बनेगी और रिवर्स जो हम क्रॉप्स को जाएंगे और क्रॉप से फिर वो डिफरेंट जो ह्यूमंस बॉडी हैं, एनिमल्स हैं, उनमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। नंबर 2, जो इसका सोर्स है मरकरी का वो है मरकरी माइंस, जो डिफरेंट जहाँ से ये मरकरी निकालते हैं। नंबर 3, थर्मोमीटर फैक्ट्रीज़, जो डिफरेंट टाइप के थर्मामीटर आपको पता है उसमें मरकरी को ही यूज़ किया जाता है फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर, ठीक है। नंबर 4, माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गोल्ड एक्सट्रैक्टेड विद द मरकरी, जो गोल्ड की एक्सट्रैक्शन है उसमें भी मरकरी का यूज़ किया जाता है। तो ये गोल्ड की एक्सट्रैक्शन देखें कितनी ज़्यादा होती है और कितनी इम्पॉर्टेंट होती है और कितना इसको पूरी दुनिया फोकस करती है और इसके लिए मरकरी यूज़ होता है। जब मरकरी यूज़ होगा तो ज़ाहिर बात है उसका जो है वो जो रिलीज़ होगा तो वो इन्वायरमेंट में जाएगा, इन्वायरमेंट में जाएगा तो वो इन्वायरमेंट को पोल्यूट करेगा, जब पोल्यूट करेगा तो डिफरेंट टाइप की ये डिजीज़ भी फिर अपने सिम्टम्स शो करती हैं। And number 3, methyl mercury. This is organic mercury. Is special among the organic mercury compound because large number of the people are exposed to it and its toxicity is better understood. ठीक है, इसकी जो टॉक्सिसिटी थी उसको ईजिली अंडरस्टैंड किया जा सकता है। मिथाइल मरकरी इन फूड सच एज द फिश, मरकरी जो रिवर्स में देखें, जो अभी मैंने आपको कहा था गोल्ड्स जो निकालते हैं, ये भी हम जो गोल्ड्स माइन हैं और इसी तरह जो समंदर हैं उसकी जो नीचे वहाँ से भी गोल्ड निकालते हैं, तो मरकरी यूज़ होगा। मरकरी जो है वो फ़िश में जाएगा, इस तरह फ़िश इसको अकोमोडेट कर लेगी, तो फिर वो डिफरेंट जो है हैज़र्ड काज करेगी। It is easily taken up into the body through the stomach and intestines. ये stomach और intestines में जो main intestine होती है उसमें जाके उसका पार्ट बन जाती है। इसी तरह ये मिथाइल मरकरी है या इथाइल मरकरी, दोनों का प्रोसेस एक ही होता है, वो भी ऑर्गेनिक इन नेचर, ये भी ऑर्गेनिक इन नेचर ही होती है। ठीक है, मिथाइल मरकरी और इथाइल मरकरी एक जैसे एक साथ एग्जिस्ट करेंगे।
और फिर ये मरकरी क्या करेगा, इवन कि ये पैरालाइज भी कर देता है, ब्लाइंडनेस भी कर सकता है, क्रोमोसोम ब्रेकेज। और ये क्रोमोसोम ब्रेकेज वही है जिसमें मेमोरी जो है वो डिस्टर्ब होगी और ये डीएनए को इफ़ेक्ट करेगा, बर्थ डिफेक्ट्स वो प्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक है, इसकी वजह से। और मिनामिता डिजीज़ क्या है, जो मैंने पहले पीछे आपको कहा था, मिथाइल मरकरी poisonous potential was the highlighted by the incident in मिनामिता। ये मिनामिता एक सिटी का नाम है जापान में। इन 1950 में ये वहाँ पर ये हुआ था। Where the waste from the chemical factory using mercury were discharged into the local bodies। अब वहाँ पर क्या था, डिफरेंट फैक्ट्रीज थी जहाँ पे मरकरी यूज़ होता था और वो मरकरी जो है वहाँ से डिस्चार्ज होता था और वो डिस्चार्ज होकर वो इन्वायरमेंट का पार्ट बनता था। और 1950 में वहाँ पर मिनामिता जो है वहाँ पर जो बहुत से लोगों की डेथ हुई इसी की वजह से 1950, तो इस वजह से इसको मिनामिता डिजीज़ भी कहते हैं। इट इज़ दी पॉइजन फर्दर मोर, इसकी क्या पॉइजन होगी मिथाइल मरकरी की, इट इज़ द पॉइजन फॉर द नर्वस सिस्टम। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट करती है। Exposure during the pregnancy is of the most concern because it may harm the development of the unborn baby brain. Some studies suggested that the small increase in exposure may affect the heart and circulatory system. तो ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, हार्ट है, उनको इफ़ेक्ट करती है। जो अनबॉर्न बेबी होते हैं उनको इफ़ेक्ट करती है। और फिर उसका जो इफ़ेक्ट है इसी मरकरी का, इस मरकरी का जो मिथाइल मरकरी है स्पेशली, इसका जो इफ़ेक्ट है ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है, जब कोई वुमन लेगी तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसके बेबी के ऊपर जाएगा, ठीक है। और उसमें डिफरेंट जो है फिर ये डिजीज़ जो ये शो हो जाएंगी कि वो बेबी एट द टाइम ऑफ द बर्थ ही उसमें ये सिम्टम्स बहुत क्लियर नज़र आएंगे। And this is the all about these water pollutions. So take care. Allah Hafiz.